नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर ऑफिसर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे फ्यूचर ऑफिसर चैनल पर महाअभ्यास नाम से एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जो कि प्रतिदिन रात 9 बजे प्रश्नों के साथ हमारी फ्यूचर ऑफिसर टीम उपस्थित होती है, जिसमें आपको महाअभ्यास नाम से कुछ प्रश्नों का अभ्यास कराया जाता है। वहीं हम आपके साथ एक गहन विश्लेषण के साथ करंट अफेयर के मुद्दे को लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि साप्ताहिक वीडियो आपके सामने आती है या वीक में 2 बार। तो वहीं लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने अंडमान निकोबार एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस किया था। वहीं आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं, जिसका नाम है ऑर्गन डोनेशन अर्थात अंगदान। यह एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी परीक्षा, खासकर यूपीएससी और पीसीएस के समान अध्ययन के पेपर से भी है। हम इस टॉपिक को कई हिस्सों में समझेंगे, जैसे क्या है ऑर्गन डोनेशन, इसका महत्व और प्रकार क्या है, भारत में इससे जुड़े कानून और चुनौतियाँ क्या हैं। आप यहाँ पर काफ़ी आर्टिकल देख सकते हैं जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं। आप वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में ही था, जैसा कि एक आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं जो मल्टीपल टाइम्स न्यूज़पेपर में रहा है। तो आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के पर चर्चा करेंगे और साथ ही इस सेशन में हम ऑर्गन डोनेशन से जुड़े हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। यह टॉपिक सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि आपके मुख्य परीक्षा के उत्तरों में एक मजबूत आधार भी प्रदान करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, आप लोग हाईलाइट किए हुए पॉइंट को देखते जाइएगा। हाल ही में हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा 15वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह में कुछ बातें बताई गई हैं तथा उन्होंने कहा कि अंगदान मानवता के सबसे महान कार्यों में से एक है और हम सभी सिविल सर्विस स्टूडेंट होने के नाते हमारा भी यह उत्तरदायित्व बनता है कि हम इसके संदर्भ में अर्थात अंगदान के संदर्भ में समाज में जागरूकता फैलाएं तथा यह हम सब लोग भी जानते हैं कि अंगदान किसी को जीवन का उपहार देने जैसा है, खासकर आज के समय में जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है। वहीं इस समारोह में उन्होंने कुछ अंगदान के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दिखाते हुए कुछ आंकड़े भी बताए, जैसा कि यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहले आर्टिकल पे हम लोग नज़र डालते हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ती जागरूकता की कैसे जागरूकता का विस्तार हो रहा है हमारे अंगदान के संदर्भ में, जो कि यहाँ पे ब्लू जो हाईलाइट किया जा रहा है, जो फर्स्ट हाईलाइट है पिंक कलर से, तो उसको देखते हैं कि इन्होंने बताया कि जब से ऑनलाइन आधारित नोटो वेबसाइट शुरू हुई है, तब से 3,30,000 से ज़्यादा नागरिकों ने अंगदान करने की शपथ ली है। तथा वहीं आप देख पा रहे होंगे दूसरा पॉइंट जो ब्लू कलर से मार्क किया जा रहा है, इसको यहाँ पे बढ़ती हुई जागरूकता के संदर्भ में बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ डाटा के अनुसार देख सकते हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा बताया गया है कि 2024 में सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट हुआ है। जो ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी संख्या 18,900 तक पहुंच गई है, जो 2013 की तुलना में काफ़ी अधिक है। जो लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा अंगदान जिस वर्ष हुआ था वह 2013 में हुआ था, जहां इसकी संख्या 5,000 थी। वहीं 2013 के बाद 2024 में अंगदान की संख्या 18,900 पहुँच गई, जो भारतीयों की बढ़ती हुई जागरूकता के संदर्भ को दर्शाता है। वहीं अगर आप इसके थर्ड पॉइंट देखते हैं
अगर इस थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, इंडिया लीड्स ही वर्ल्ड इन हैंड ट्रांसप्लांट। हाथ के जो हाथ का ट्रांसप्लांट होता है उसके संदर्भ में भारत एक बहुत अग्रणी देशों में उभरा है, जो कि मेडिकल साइंस की तरक्की को भी दिखाता है। जिस तरह हम आज अंगदान के संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं, इससे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत इसमें कहीं पीछे छूट रहा है। वहीं अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए, चौथा पॉइंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बाद अगर अंगदान के क्षेत्र में तीसरे नंबर पे कोई देश है तो वो भारत। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना का स्थान है और थर्ड नंबर पर इंडिया का स्थान है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। और वहीं अब ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो हमारा जो एवरेज आता है, एवरेज निकल के अंगदान का, वह 0.65 पर मिलियन व्यक्ति पर एक अंगदान होता है, जो कि अंगदान की अगर बात की जाए तो काफ़ी कम है। दिस इज़ वेरी लो कंपेयर टू स्पेन, जहाँ यह नंबर 50 के आसपास है। वहीं तमिलनाडु में अगर इन इंडिया की बात की जाए, तमिलनाडु में बात की जाए तो यह नंबर हमें देखने को मिलता है 1.8 पर मिलियन। अगर भारत में कहीं सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो वो तमिलनाडु में देखने को मिलता है। लेकिन अगर वहीं हम इसकी स्पेन से कंपेयर करें तो हमें यह नंबर बहुत कम दिखता है इंडिया में, क्योंकि स्पेन में जहां यह नंबर 50 के आसपास है, वहीं इंडिया में एक 0.65 पर मिलियन पर एक अंगदान देखने को मिलता है। वहीं अब इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया का जो ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है वो 3 अगस्त को मनाया जाता है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और जो पहला डोनेशन सक्सेसफुल हुआ था, और 3 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईलाइट किया जा रहा है आप लोग उसको देखिएगा। इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन अगस्त 3, 1994, क्योंकि 3 अगस्त को ही भारत का पहला ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ था, जो कि हार्ट से संबंधित था। वहीं अगर वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की बात की जाए तो यह 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, पीसीएस के दृष्टिकोण से भी और यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी। जैसे दोनों एग्ज़ाम में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उसमें 4 विकल्प में एक विकल्प दे सकता है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय के संदर्भ में, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। वहीं अब आगे चलते हैं इसमें। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटो की रिपोर्ट आई है। नोटो इस पर एक रिपोर्ट जारी करता है अंगदान पे, जो यहाँ पे दिखा रहा है 2023 फॉर हाईएस्ट एवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 2023 में सबसे ज़्यादा अंगदान हुआ है, जिसकी संख्या 18,900 है। तो नोटो की रिपोर्ट में बताया जाता है। तो नोटो की रिपोर्ट में क्यों बताया जाता है, यहाँ बताया गया है 36% ऑफ लिविंग डोनर वर वुमेन। तो हम जो भी डोनेट करती हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की होती है। तो बट जो रिसिपिएंट होते हैं, जो उसके अंगदान को ग्रहण करते हैं, उनमें महिलाओं की संख्या उतनी नहीं है जितनी कि डोनर में देखने को मिलती है। तो इसीलिए सरकार द्वारा यह पॉलिसी चेंज करने का कदम उठाया गया है। गवर्नमेंट हैज चेंज सर्टेन रूल एंड नाउ द प्रायोरिटी हैज गिवन वुमेन हु रिक्वायर्ड ऑर्गन डोनेशन। पहले क्या होता था कि हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार दे सेड दैट वुमेन हैज मेजर डोनर नॉट ए रिसीवर, एंड गवर्नमेंट हैज मेड चेंज द पॉलिसी दैट सेड द प्रायोरिटी ऑफ गिवन टू वुमेन हु आर रिक्वायरिंग ऑर्गन डोनेशन। तो जो भी
ऑर्गन डोनेशन की मुख्य प्राथमिक लाभकारी जो व्यक्ति होगी, जो महिला होगी, उसे ही ऑर्गन जो और महिलाओं द्वारा ऑर्गन डोनेट किया गया है वही उसकी प्राप्तकर्ता भी हों। ऐसा ना हो कि कोई और प्राप्तकर्ता इसका हो जाए। ये डोनेट में 36% हिस्सेदारी वुमेन की है और रेसिपिएंट में सबसे कम हिस्सेदारी महिलाओं की हमें देखने को मिलती है। तो इस रिपोर्ट में क्या था उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ बताया गया था कि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट 2023 में थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो वुमेन डोनर थी उसका 36% वुमेन डोनर के रूप में थी। वहीं अगर रेसिपिएंट की बात की जाए तो रेसिपिएंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेसिपिएंट में अगर बात की जाए तो हार्ट 24, लंग्स 47, किडनी 37%, लीवर 30%, पेनक्रियास 26%, ये सब महिलाएं प्राप्तकर्ता थीं कि ये अंग जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, ये अंग महिलाएं प्राप्तकर्ता थीं। और जबकि डोनेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी 36% यहाँ पर थी। और इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है उसके बारे में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता दिया था, तो इसके बारे में ऑर्गन डोनेशन के अंदर में एक जो वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज अपेक्स बॉडी, नॉट ए स्टैचुरी बॉडी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, अपेक्स बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी नहीं है, जो कि ट्रांसप्लांट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन ट्रांसप्लांट इन इंडिया जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा बहुत कि यहाँ पे ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन के लिए ऑर्गन अंग और टिश्यू जैसा कि आपको पता है ऊतक के लिए, तो इन दोनों के लिए जो जिम्मेदार है वो हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। जो यह ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर स्थापित हुआ है, नेशनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। दिस इज यह ऑर्गेनाइजेशन है। अगर यह बात की जाए किस एक्ट के अंतर्गत, किसके अंतर्गत स्थापित हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे, यहाँ पे जो इस्टेब्लिश हुआ है वो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे हुआ है। वहीं यह कार्य किसके अंतर्गत आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर सर्विस। इस चीज़ को याद रखिएगा, पीसीएस वगैरह में आप लोगों से यहाँ पे फंक्शंस के बारे में पूछ सकता है कि यह किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको याद रखना है। आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भी अगर बात की जाए तो कहाँ पे है, सफदरगंज हॉस्पिटल। सफदरगंज हॉस्पिटल के अंतर्गत यह है, आपको देखने को मिलेगा। इट्स फंक्शनिंग इज गाइडेड बाई ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 एंड रिलेटेड रूल्स। किस एक्ट के अंतर्गत यह कार्य करता है, तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994। जैसा कि हम इसको अभी आगे डिटेल से भी देखेंगे, यह ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पे कार्य करता है, इसके बारे में सारी जानकारी हम आगे एकत्रित करेंगे। वहीं अगर इस एक्ट की बात की जाए, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप पहला पॉइंट देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन अक्रॉस इंडिया।
पूरे इंडिया में जो भी अंगदान से संबंधित कोऑर्डिनेशन करने की बात की जाती है तो वो इसी एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। तो और वहीं अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो मेंटेन नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री, जो भी ट्रांसप्लांट के संदर्भ में रजिस्ट्री की जा रही है कि ए व्यक्ति द्वारा बी व्यक्ति को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उसके बारे में सारी लिखित जानकारी इस प्रोग्राम के अंतर्गत एकत्रित की जाती है तथा उसको सुरक्षित रखा जाता है। वहीं अगर इसके थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे बता रहा है इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ ऑर्गन्स। यह इंश्योर करता है कि जो ऑर्गन डोनेट हो रहे हैं वह फेयर बेसिस पर हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच पीपल गेट द ऑल ऑर्गन एंड पुअर पीपल डाइड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि रिच पीपल अंगदान को खरीद लें, बाय कर लें, और जो भी गरीब तबके का व्यक्ति है वो इसकी लैक ऑफ एबिलिटी के हिसाब से इससे वंचित रह जाए तथा उसकी मृत्यु हो जाए, तो हमें यह नहीं है। और जैसा कि आप सब लोगों को यहाँ पे पता है कि हमारे यहाँ जो डाटा हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा बताया गया है वो बताया गया है कि 18,900 अंगदान हो रहे हैं, जबकि इंडिया को अगर एक अच्छे इसमें अपनी प्रगति को और बढ़ाना है तो हमें ज़रूरत कितने अंगदान की है? 1 लाख। प्रतिवर्ष 1 लाख अंगदान की ज़रूरत हमें है और हमारे यहाँ हो कितना रहा है? 18,900। और यहाँ प्रमोट डिसीज ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, जैसा कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में जागरूकता हम सबको फैलानी चाहिए। जो भी अंगदान के रूप में जागरूकता हम लोग जितना कर सकते हैं उसके बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। फिर इसका थर्ड पॉइंट डेवलप एंड स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइन, जो भी इससे संबंधित गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको डेवलप किया जाता है तथा उसको गाइड करने का निर्देश दिया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है कि यह अपेक्स बॉडी है। इसको याद रखिए, अपेक्स बॉडी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया किसके अंतर्गत यह है इस्टेब्लिश हुआ है? तो इसको याद रखिए, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है? तो हेल्थ सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। और किस एक्ट के अंतर्गत फंक्शनिंग किसके अंतर्गत करता है? तो हमें जैसा कि पता है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994, जिसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल स्टोरेज नेटवर्क, यह नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक सब टॉपिक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज, आप कह सकते हैं कि सब टॉपिक ऑफ तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो भी सेंट्रल ऑर्गन शार्पिंग नेटवर्क होता है उसको रिट्रीवेबल स्टोरेज एंड एलोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट उसको स्टोर किया जाता है। जो भी सेंट्रल अंगदान के रूप में सेंट्रल का नेटवर्क होता है उसको हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने के साथ उसको एलोकेट करते हैं तथा उसको ट्रांसपोर्टेशन भी अंगदानों का किया जाता है। और वहीं अगर इसके दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो मेंटेन नेशनल डाटाबेस इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि यह एक्ट इंश्योर करता है वो यह करता है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क। यह इंश्योर करता है कि जो भी ऑर्गन डोनेट हो रहे हैं वह फेयर बेसिस पर हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अमीर व्यक्ति ऑर्गन डोनेशन को प्राप्त कर ले और लैक ऑफ अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक पुअर पीपल
की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह कोऑर्डिनेट रीजनल एंड स्टेट नेटवर्क एंड इनेबल ग्रीन कॉरिडोर, जो भी कोऑर्डिनेशन के रूप में यह एक्ट प्रावधान देता है रीजनल और स्टेट लेवल पर। यहाँ पे कुछ इसके कार्यालय भी रीजनल लेवल पे होते हैं, वो हम बात करेंगे अभी आगे कि कहाँ कहाँ यह होते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनेबल ग्रीन कॉरिडोर, इनेबल ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? आप जब जब ऑर्गन डोनेशन के बारे में न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आपको ग्रीन कॉरिडोर जरूर दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात हुई हो और ग्रीन कॉरिडोर के बारे में बात ना की गई हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए डेडिकेटेड ट्रैफिक फ्री रूट क्रिएटेड बाय पुलिस अथोराइज्ड टू इंश्योर टू रैपिड ट्रांसपोर्ट टू हार्वेस्ट ऑर्गन फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अदर हॉस्पिटल। तो जैसा यहाँ ग्रीन कॉरिडोर के, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ग्रीन कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण है। वो यहाँ पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में देखा गया कि ग्रीन कॉरिडोर किससे संबंधित है, तो इस संदर्भ में भी पूछ सकता है, आपको विकल्प ऑप्शन दे के भी पूछ सकता है। तो ग्रीन कॉरिडोर क्या करता है कि एक ट्रैफिक फ्री रूट तैयार है, इसके अंतर्गत ट्रैफिक फ्री रूट तैयार किया जाता है। ट्रैफिक फ्री रूट एक पुलिस के द्वारा या फिर एक अथराइज संस्था द्वारा जो कि तैयार किया जाता है। जो भी मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो भी पेशेंट है तो उस पेशेंट तक जो भी अंगदान का महत्वपूर्ण अंग वन हॉस्पिटल टू मूव अदर हॉस्पिटल, जो भी अंग आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा उसके लिए यह डेडिकेटेड रूट ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि बिकॉज वी कैन नॉट कीप ऑर्गन इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी टू लॉन्गर ड्यूरेशन, दे वुड डाइट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। तो हमें उसे क्विकली उस ऑर्गन को वन प्लेस टू मूव अदर या फिर रिक्वायरिंग प्लेस पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पूछा जाता है ऑप्शन देकर, जैसा कि यहाँ पे पूछा जा सकता है ग्रीन कॉरिडोर का क्या अर्थ है, और आपको नीचे 4 ऑप्शन दे सकता है, ए, बी, सी, डी। और अगर किसी भी ऑप्शन में अगर लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन से संबंधित है, तो जैसे कि आप मान लीजिए इसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन से संबंधित है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर यही होगा, ऑर्गन डोनेशन से ही ग्रीन कॉरिडोर संबंधित है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जो आपको मैंने आपको ये बताया था कि यह एक सब हेडिंग थी, सब नेटवर्क था, और यह पहला सब टॉपिक था। उसी के अंतर्गत यह है जो अब आप देखेंगे, यह दूसरा सब टॉपिक है, नेशनल बायो मटेरियल सेंटर। यह दूसरा सब टॉपिक है। इसका पर्पज, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आप यहाँ पे देख रहे होंगे, टू फिल गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई टू ऑफ टिश्यू फॉर ट्रांसप्लांटेशन। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह टिश्यू से रिलेटेड है, ऊतक से रिलेटेड है। और जो लास्ट, जैसा कि मैंने आपको इसमें जो बताया था ऑर्गन डोनेशन, इसमें यह ऑर्गन से रिलेटेड था, यह ऑर्गन से रिलेटेड संस्था थी। और यह जो आपको नेशनल बायो मटेरियल सेंटर जिसे नेशनल टिश्यू बैंक भी कहा जाता है, यह इसके नाम में ही आप देख सकते हैं तो टिश्यू वर्ड यूज हुआ है। तो वहीं यह जो भी डिमांड एंड सप्लाई के बीच गैप होता है उसको भरने का प्रयास किया जाता है इसके द्वारा। तो इसके लिए ऊतक के लिए कौन सा
सेंटर जिम्मेदार है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेंटर जो जिम्मेदार है नेशनल बायो मटेरियल सेंटर, नेशनल टिश्यू बैंक के नाम से भी जिसे जाना जाता है। वहीं अगर इसके दूसरे पर्पज की बात की जाए तो यह टिश्यू प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, जो भी इसकी प्रोसेसिंग ऊतक की होती है, जो भी उसके संदर्भ में प्रोक्योरमेंट होता है, स्टोरेज होता है, जो भी इंडिया में टिश्यू का वितरण किया जाता है, इसी नेटवर्क, इसी संस्था के द्वारा या इसी सेंटर के द्वारा किया जाता है। तो अब हम लोग बेसिक साइंस में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बेसिक साइंस भी कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो हमने जैसा आपको बताया था कि टाइप ऑफ टिश्यू स्टोर्ड एंड सप्लाई, कितने तरह के टिश्यू होते हैं। तो आज हम उस टिश्यू की बात करते हैं। यहाँ पे पहला आप टिश्यू देख सकते होंगे, बेन, बोन, स्किन, कॉर्नियाज, हार्ट वाल्व, टेंडस एंड लिगामेंट, कार्डियलेज एंड मेनिस्कस। तो टिश्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे टिश्यू के प्रकार और कौन सा टिश्यू कहाँ पे प्रयोग होता है वो आपके सामने, जैसा कि आप यहाँ पे जनरल साइंस में भी ये सब पढ़ते होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक साइंस भी कवर करेंगे। जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो भी ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन इस्टेब्लिश एट मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, 5 जगहों पे रीजनल इसके ऑफिस हैं, ऑर्गन एंड टिश्यू दोनों के। ना कि आप लोग यह मत समझिएगा कि किसी एक के हैं। अभी हम टिश्यू वाला पढ़ रहे थे तो टिश्यू के नहीं, ऑर्गन और अंग व ऊतक से संबंधित जो 5 क्षेत्रीय संस्थाएं हैं वो हमारी कहाँ कहाँ पे हैं, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी। आप इसको याद रखिएगा। वहीं अब इसके आगे भी बात की जाए तो हमने आपको जैसा कि पीछे बताया था कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को एक जानकारी यहाँ पे और बता दूँ कि आप लोग यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं किसी तरह से कि सेल, टिश्यू और ऑर्गन में क्या डिफरेंस है। सेल के बारे में बात की जाए तो यह है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की बात की जाए तो यह हमारे शरीर की जो बेसिक यूनिट होती है। सेल से ही हमारे टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। जब यह बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ विच मेक द टिश्यू, और वहीं अगर टिश्यू के बारे में बात की जाए तो जो सेल गैदर्ड होते हैं, जो सेल इकट्ठे हमारे यहाँ कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं, हो जाते हैं, वो तब उसे ऊतक कहा जाता है। जैसे आप इसको यहाँ पे, जैसे यह एक सेल है और वहीं यह एक ऊतक है, तो यह एक ऊतक है। तब जब ये सारी सेल यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं तो ये है सेल और ये बन गया है टिश्यू। और जब यह टिश्यू काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब यह टिश्यू एकत्रित होते हैं तो उसे दिस पार्ट ऑफ बॉडी
तो इसे बॉडी कहा जाता है। ऑर्गन एक बॉडी का भाग, हमारे बॉडी का भाग होता है। ऑर्गन जो है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है। जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन का कार्य करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अपने मान लेते हैं कि लीवर, यह एक ऑर्गन है जो कि कई सारे ऊतकों से मिलकर बना है। तो लीवर क्या कार्य करता है? जो भी हमारे शरीर में डिटॉक्सिफाइड केमिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। डिटॉक्सिफाइड उन केमिकल को डिटॉक्सिफाइड करता है। वहीं अगर हम अपने एक दूसरे ऑर्गन की बात करें तो जैसे किडनी मान लेते हैं हम यहाँ पे, तो किडनी क्या करता है? किडनी का कार्य होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड को फिल्टर करना, तो हम देखते हैं कि सेल जो होता है वो हमारे जीवन का या हमारे शरीर की एक छोटी इकाई होती है। वही एक सेल मिलकर कई सारे ऊतकों का निर्माण करती है। जब कई सारे ऊतक मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे लीवर है, किडनी है, अग्नाशय है इत्यादि, जो भी ऑर्गन हमारे शरीर में हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है रेगुलेट रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज। जो भी यहाँ पे ऊतक व अंग से संबंधित जो भी ट्रांसप्लांटेशन हमारे ह्यूमन ऑर्गन का होता है उसको स्टोरेज करना, उसको भंडारित करना और उसको एक मानवता के दृष्टिकोण से ट्रांसप्लांटेशन को अनुमति देता है, ना कि कॉमर्शियल डीलिंग। आप इसका व्यावसायिक लेनदेन के उद्देश्य के लेनदेन से इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत साफ बताया गया है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 की इसके आप व्यावसायिक लेनदेन नहीं कर सकते हैं। ऊतक अंग का केवल भंडार कर सकते हैं, वो भी एक मानवीय सहायता के आधार पर। और इसी अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है क्राइटेरिया। जो हम लोग अब कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो गई, तो ब्रेन डेथ के बारे में यहाँ डिफाइन किया गया है कि ब्रेन डेथ का क्राइटेरिया क्या होगा। वहीं अगर हम ब्रेन डेथ के क्या होगा वो हम अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे। और वहीं अगर नियर रिलेटिव कौन कौन से लोग डोनेट कर सकते हैं, इसी एक्ट के अंतर्गत बताया गया है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 के अंतर्गत कि कौन कौन व्यक्ति होंगे जो डोनेशन कर सकते हैं। नियर रिलेटिव डोनेशन भी कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? पेरेंट्स, सिबलिंग, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, स्पाउस, इन लोगों को अनुमति है जो नियर रिलेटिव डोनेशन है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारे खून के रिश्ते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं उसको डोनेशन कर सकते हैं। और वहीं स्वेप ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात की जाए तो स्वेप ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, इसको भी हम आगे आपको एक
उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। तो यहाँ बताया गया है कि अलाउड बिटवीन अनरिलेटेड डोनर एंड रेसिपिएंट पेयर्स ओनली नियर रिलेटिव्स। जो भी आपके मित्र हैं, जिससे आपका एकदम घनिष्ठ संबंध है और आपके खून के रिश्ते नहीं भी हैं, लेकिन आपके मित्र हैं, आपकी दोस्ती अच्छी मित्रता है, आपकी जो आपके बहुत चाचा चाची, जैसे अपने लोगों के यहाँ चाचा चाची इत्यादि वगैरह जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे डोनेशन कर सकते हैं। वहीं कौन से लोग लिविंग डोनर भी हो सकते हैं और लिविंग नियर रिलेटेड डोनर भी हो सकते हैं। लिविंग डोनर के अंतर्गत वही व्यक्ति डोनेट कर सकता है अपना अंग जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और किसी भी ऑथराइज संस्था द्वारा उसको हस्ताक्षर किया गया हो, उसके द्वारा रिकॉग्नाइजेशन दी गई हो। उसमें सबसे जो एक आवश्यक शर्त है वो यह है कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और लिविंग नियर रिलेटेड जो डोनर होते हैं उसमें क्या है, डिफाइन क्या किया गया, ओनली इमीडिएट ब्लड रिलेशन आर एक्सेप्टेड एज डोनर। जो भी इमीडिएट, जो हमारे यहाँ इमरजेंसी में जिसको भी ब्लड रिलेशन में डोनर इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो उसे डोनेट किया जा सकता है, उसका स्वीकार किया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत एक्सेप्ट रिलेशन कौन कौन से अंतर्गत हैं, इसके पेरेंट्स, सिबलिंग, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन प्लस स्पाउस। जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये। अब यहाँ पे हमने अभी जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिविंग नॉन नियर रिलेटेड डोनर्स जो बताए, एनी डोनर अदर देन ए न्यू रिलेटिव ऑफ द रिसिपिएंट। कोई भी एक डोनर है जो कि अपने रिलेटिव को डोनेट करना चाह रहा है वो यहाँ पे कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है, कैन डोनेट ओनली फॉर रीजन्स फॉर अफेक्शन अटैचमेंट एंड स्पेशल रीजन। जिससे भी आपकी अटैचमेंट है, अफेक्शन है, किसी से कोई आपका स्पेशल व्यक्ति है, आप उसको यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे नीचे बताया कि स्वेप डोनर के संदर्भ में अभी हम लोग बात करेंगे कि यह स्वेप डोनर कौन होते हैं। स्वेप डोनर के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग बहुत आराम से समझेंगे। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि एक सिचुएशन है जहाँ दो पेशेंट हैं, पेशेंट ए और पेशेंट बी। दोनों व्यक्तियों का किडनी ट्रांसप्लांट होना है। क्या? किडनी ट्रांसप्लांटेशन होना है। लेकिन और पेशेंट ए के पास भी एक डोनर है और पेशेंट बी के पास भी एक रिलेटिव डोनर है। दोनों के पास रिलेटिव डोनर्स ही हैं। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि जो ड्यूरिंग द प्रोसेस होती है तो डोनर और प्राप्तकर्ता के बीच ब्लड चेकअप किया जाता है। तो ब्लड चेकअप करते समय हम देखते हैं HLA मैचिंग को, HLA मैचिंग। अब HLA मैचिंग क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे समझी जाने वाली बात है कि HLA मैचिंग को हम चेक करते हैं। HLA मैचिंग डोनर ए और रिसीवर के बीच में अगर HLA मैचिंग मैच कर गया और आपके शरीर में एंटीजेनिक प्रोटीन है तो आप उसको, जो भी आप डोनर ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं तो वो ईजिली ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अगर मैच नहीं कर रहा है HLA मैचिंग
तो इसके आपका इजीली ट्रांसप्लांट नहीं होगा। इसके साथ ही बॉडी उस ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करेगी और उसमें पूरा प्रोसेस इसमें फेल हो जाएगा। तो स्वेप डोनर में होता क्या है कि जो प्राप्तकर्ता ए के पास डोनर है, यह अपना ऑर्गन डोनेट करता है बी को, और जो बी के पास डोनर है वो ट्रांसप्लांट जो वो करता है ए को। तो यहाँ पे एक दूसरे को ट्रांसप्लांट किया जाता है। HLA मैचिंग होना दोनों में बहुत ज़रूरी है। अगर HLA मैचिंग नहीं हुआ तो रिसीवर की बॉडी एंटीबॉडी अपने शरीर में बना के उसको थ्रेट मानेगी। एक अदर पर्सन का जिसका HLA मैचिंग नहीं हुआ है उसको एक थ्रेट मानेंगे अपनी बॉडी में, और बॉडी में जब थ्रेट मानेगी तो वो अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बना के उसको नष्ट कर देगी, जिससे कि सारा प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत स्वेप डोनर के अंतर्गत एक दूसरे को यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, जैसे बी का जो डोनर है वो ए को देगा और ए का जो डोनर है वो आपको यहाँ पे बी को अपना ऑर्गन देगा। इसी को हम कहते हैं स्वेप डोनर के रूप में जानते हैं, और यही होता है HLA मैचिंग। HLA मैचिंग यही यहाँ पे लिखा हुआ है। स्वेप डोनर को आप पढ़ेंगे, व्हेन ए लिविंग नियर रिलेटिव डोनर इज मेडिकली इनकम्प्लीटेबल विद द इंटेंटेड रेसिपिएंट, कि डोनर और जो प्राप्त करता है उनके बीच में ब्लड ड्यूरिंग द प्रोसेस ब्लड चेक होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद एंटीजेनिक जो प्रोटीन है डोनर और प्राप्तकर्ता का, उसके बीच में अगर HLA मैचिंग नहीं हुआ तो प्राप्तकर्ता डोनर से जो भी ट्रांसप्लांट अंग ऑर्गन करा रहा है तो वो प्रोसेस फेल हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके अतिरिक्त एक दूसरे को क्रॉस मैचिंग एक दूसरे को डोनेट करते हैं। HLA जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे HLA क्या है, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो होता है, यहाँ पे देखिए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है। इसमें संपूर्ण प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटीन फाउंड द सरफेस ऑफ मोस्ट ह्यूमन सेल्स। यहाँ पे इसका अर्थ है कि जो मैं अभी आपको ऊपर बताया हूँ कि HLA जो प्रोटीन होता है, एंटीजन जो HLA एंटीजन होता है वो अपने बिल्कुल सेम HLA मैचिंग को देखता है। अगर HLA मैचिंग मैच कर गई है तो डोनर और प्राप्तकर्ता के बीच आसानी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाएगा। नहीं तो अगर डोनर का HLA मैचिंग अदर है और प्राप्तकर्ता का HLA मैचिंग अदर है, दूसरा है, तो प्राप्तकर्ता की बॉडी अगर ट्रांसप्लांट कराया भी जाता है किसी तरह से तो दोनों के विपरीत होने, दोनों की क्रॉस मैचिंग विपरीत होने के कारण मैचिंग अगर हम करा भी दें उनका, तो जो प्राप्तकर्ता की बॉडी होगी वो अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बना के उसको जो डोनर से जो अंग प्राप्त करेगा उसके प्राप्तकर्ता की बॉडी उसको थ्रेट मानेगी और उसको नष्ट कर देगी। ये कहाँ पे इनकोड होता है HLA हमारी बॉडी में मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जीन्स ऑन क्रोमोसोम 6 पर मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पर उपस्थित होता है। और यह अपना और पराया फंक्शन क्या होता है, हेल्प इम्यून सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो होता है, मतलब अपना और पराया माना जाता है जो भी डोनर और प्राप्तकर्ता के बीच में मानता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक कहा जाता है कि जितना अच्छा HLA मैच करेगा उतना अच्छा बेटर ग्राफ्ट सर्वाइवल होगा, उतना अच्छा ट्रांसप्लांट होगा। जितना अच्छा HLA मैच होगा उतना ही अच्छा आपके शरीर में ट्रांसप्लांट होगा।
ऑर्गन के बारे में जैसा कि हमने पीछे पढ़ाई था, तो एन ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ बॉडी दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन, जो ऑर्गन होता है वो हमारे बॉडी का पार्ट होता है, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, ईटीसी। और जो ऑर्गन डेट्स कैन बी डोनेटेड इन इंडिया, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन डोनेट किए जा सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, हार्ट, लंग्स और इंस्टेंटाइन। इसी बीच मैंने आपको एक बात, इसके अतिरिक्त एक बात और बताना चाहते हैं हम आप लोगों को, कि जो बेसिक ऑर्गन डोनेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक लाइफ होते हुए और एक डिसीज पर्सन है कोई, या फिर जिसकी डेथ हो गई है। तो डेथ पर्सन के अंतर्गत आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जो डेथ पर्सन हो गया है, कैन एनी पर्सन हु डाइड उसका ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? नहीं। जो व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसका ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं? नहीं। यू हैव टू बी ब्रेन डेड। जो केवल ब्रेन डेड हुआ है, जो ब्रेन डेड हुआ है उसका, योर ब्रेन डेड इज नॉट वर्किंग। अगर आपकी ब्रेन डेड वर्क नहीं कर रही है या फंक्शनिंग नहीं कर रही है, लेकिन आपका हार्ट, ब्रेन फंक्शनिंग ना करके हार्ट आपका या फिर आपका लंग्स फंक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इट समवन इज ब्रेन डेड, तो हम उसके ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। दिस इज आइडियल केस। अगर आप देखेंगे तो डेट इज आइडियल केस माना जाएगा। जिस भी व्यक्ति की, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी जो ब्रेन है वो आपकी वर्क या फंक्शनिंग नहीं कर रही है, और आपकी वट योर हार्ट एंड लंग्स इज फंक्शनिंग, आपका हार्ट और जो लंग्स हैं वो फंक्शन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ब्रेन डेड माना जाएगा, तो हम उसके ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। और वहीं लाइफ जो होता है, लाइफ के अंतर्गत क्या होता है, जो व्यक्ति जीवित है, जैसे कोई जीवित व्यक्ति है और वह डोनेट करना चाह रहा है, अपने शरीर का कोई एक अंग, जैसे किडनी, लंग्स या पार्ट ऑफ लीवर। नॉर्मल डेथ और ब्रेन डेथ में होता क्या? नॉर्मल डेथ अगर हुई है, लाइक दैट योर हार्ट इज वेरी सॉफ्ट, जैसे नॉर्मल डेथ आपकी हुई है, नॉर्मल डेथ, और आपका हार्ट सॉफ्ट है, योर हार्ट इज वेरी सॉफ्ट, तो ऐसे हार्ट को डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका हार्ट फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट इज डेड। तो यह अंतर आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि ब्रेन डेड और नॉर्मल डेथ में क्या अंतर है। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है, इसके नीचे एक आर्टिकल और देख रहे होंगे, ऑर्गन ऑन चिप टैग वुड बूस्ट बायो E3 गोल ऑफ। यह आर्टिकल जो आप देख रहे हैं, यह आर्टिकल मैं आपको आने वाली क्लास में एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक की क्लास में कवर कराऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक वहीं से रिलेटेड है, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बायो E3 के बारे में बताया गया है, ऑर्गन ऑन चिप है, तो इसको आप याद रखिएगा कि हाँ, इसकी चर्चा आज की क्लास में हुई थी। तो आज आपके क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।